हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का सेकंड पेपर होने वाला है, जो संविधान और स्वास्थ्य शिक्षा और कार्यक्रम से यहाँ पर संबंधित है। तो यहाँ पर हम बिना टाइम वेस्ट करे आपको यहाँ पर सिलेक्टेड टॉपिक बताएंगे, यानी कि जिन जिन से यहाँ पर प्रश्न हमेशा आते हैं, यानी कि 2014 से लेकर 2018 तक के अभी तक उनसे वो टॉपिक को आपको पढ़ के जाना ही है, यानी प्रश्न आते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर मैं एक छोटा सा विशेष बात बताना चाहूँगा। जो शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम वाला जो टॉपिक है, अगर इसके नोट्स या सिनॉप्सिस आपने नहीं बना कर रखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमने सारे नोट्स वहाँ पर शेयर करे हैं, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार उन्हें आप 15 से 20 मिनट में ही उन्हें रीड कर लोगे, ज़्यादा पेजेस नहीं है, 40 से 50 पेजेस में सारे हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर संविधान क्या, तो आशा करते हैं कि संविधान देखिए, जैसे भी हम कोचिंग वगैरह कहीं भी संस्थान में जाते हैं या फिर हम सेल्फ स्टडी भी करते हैं, तो सबसे पहले हम इतिहास और संविधान वगैरह ही पढ़ते हैं। तो संविधान का तो आपका यहाँ पर तैयार होगा ही, क्योंकि आप एमपीपीएससी मेन से देने जा रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे कि संविधान संविधान में आप क्या पढ़ोगे, संविधान सभा का गठन वो इसे पूरा, यानी कि संविधान सभा के लिए कितनी मेंबर कमेटियां यहाँ पर गठित हुई थी, कौन कौन सी समितियां बनी थी और उसका जो उद्देश्य प्रस्ताव है किसने पारित किया था। यानी कि जो संविधान सभा का जो गठन है, तो इससे 3 मार्कर आते हैं हर बार, तो इसीलिए यहाँ पर इससे जितने भी आएंगे क्वेश्चन तो 3 मार्कर ही आएंगे। ठीक है, जैसे बी एन राव और फिर उसके बाद में जो भीमराव अंबेडकर के उसमें प्रारूप समिति, उसे ड्राफ्टिंग समिति या पांडुलेखन समिति भी उसे कहते हैं। तो इनके 3 मार्कर आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर संविधान के नकारात्मक और सकारात्मक विशेषता, तो ये 6 मार्क में भी पूछी जा सकती है, और दोनों ही यहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक 15 मार्क में भी आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों कि संविधान इतना व्यापक क्यों है, उधार का थैला इसे क्यों कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपने अच्छे से सोल्व किए होंगे, तो ये इनसे भी यहाँ पर आने की संभावना है प्रश्न। उसके बाद में संविधान और संविधानवाद, यानी कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये दोनों भी आपको तैयार करना है। ये 6 मार्कर में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये 15 मार्कर में इतना छोटा प्रश्न नहीं आ सकता। उसके बाद में संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बनाते हैं, यानी कि जो संविधान में जो निर्णय या संशोधन या अनुच्छेद वगैरह रखे हैं, क्या वो सही है, तो उसकी समीक्षा के लिए भी एक संविधान समीक्षा आयोग बना था। तो ये भी आपको पढ़ लेना है, क्योंकि संविधान समीक्षा आयोग अभी तक नहीं पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पर संविधान की अनुसूची की बात करते हैं, तो इससे दोस्तों पूरे 3 मार्कर आएंगे। ठीक है, तो संविधान की जितनी भी आपकी अनुसूचियाँ हैं, तो उनसे पूरे यहाँ पर 3 मार्कर आएंगे, और 6 मार्कर का यहाँ पर प्रश्न इनसे नहीं बन सकता। उसके बाद में उद्देशिका, उद्देशिका में जितने भी शब्द हैं, जितने भी शब्द दिए हैं, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता, जो जितने भी शब्द दिए हैं, तो उनके 3 मार्कर आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और उद्देशिका दोस्तों अभी 2016 या 17 के पेपर में पूरी उद्देशिका यहाँ पर पूछी गई थी, यानी कि उद्देशिका आपसे पूछी जा सकती है। उद्देशिका आपको पूरी पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर याद होना चाहिए। और उद्देशिका के अलग अलग भी यहाँ पर पूछ सकते हैं कि इनमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, तो जैसे कि 3 प्रकार की है ना, तो इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। और उद्देशिका की विशेषता, और इसे संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है, ये 6 मार्क में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि संविधान की आत्मा इसे क्यों कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर नए राज्यों की मांग क्यों है, और राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी कि अभी क्या है, आप सभी को पता है कि नए राज्यों की यहाँ पर मांग उठ रही है, उनके सीमाओं में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जो निकटतम संबंधी राज्य होते हैं, तो वहाँ पर और नए राज्य की मांग होती है। जैसे कि 2014 की बात करोगे तो वहाँ पर तेलंगाना अभी राज्य बना है, तो ये नए राज्य की क्या मांग है और इनसे क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं, तो ये इससे यहाँ पर ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि वर्तमान में ये जो प्रश्न है, ये प्रभाव इसका बहुत प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, तो ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से कर लेना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनसे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ ये है कि मतलब कि आपका जो रिवीजन का टाइम है, तो वो शॉर्ट करने के लिए, यानी कि ये चीज़ें आपको, आपने जो पढ़े हैं वो तो ठीक है, बाकी ये चीज़ है आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेना है। अब संविधान संशोधन क्या है, कौन से अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, और संविधान संशोधन के 3 कौन कौन सी प्रक्रिया है। 3 है, साधारण बहुमत है ना, साधारण बहुमत के आधार पर। उसके बाद में ये आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, 2-3 प्रकार से यहाँ पर संविधान संशोधन होता है, और उसकी आलोचना, आलोचना क्यों की जाती है, संविधान संशोधन की आलोचना क्यों की जाती है। और दोस्तों जो नवीन संशोधन हुए, जैसे कि 100वां, 101वां, 102वां, 103वां और 104वां, तो इनसे आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। तो ये 100, 101, 102, 103, 104, यानी कि 104 है ST/SC का 10 वर्ष के लिए आरक्षण है। उसके बाद में यहाँ पर EWS को 103वां है, ये EWS को 10% आरक्षण, और 102वां के तहत OBC को यहाँ पर संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर GST 101वें संविधान संशोधन के तहत, और बांग्लादेश और भारत का भूमि हस्तांतरण 100वें संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर हुआ था।
अब दोस्तों यहाँ पर नागरिकता वाले प्रश्न है, तो नागरिकता वाले प्रश्न में आपको यहाँ पर सारे थीम मार्कर यहाँ पर करने हैं। और दोस्तों अभी क्या है, अभी वर्तमान में, यानी मैंने यहाँ क्या करे हैं कुछ करंट के टॉपिक भी, जैसे कि अभी नागरिकता संशोधन विधेयक आया था 2019 में, ठीक है। तो यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के यहाँ पर नागरिकों को किन्हें हिंदू माना गया है, मतलब कि नागरिकता देने का प्रावधान था, ठीक है। तो वो कौन कौन से उसमें सिख, जैन और हिंदू इस प्रकार के यहाँ पर थे, तो उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उससे क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में भी आपको 3 मार्कर, यानी जितने भी हमारे मूल अधिकार हैं वो आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि ये देखिए ये सब बेसिक होता है। ये जो संविधान की चीज़ें हैं, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, नागरिकता, ये सब चीज़ बेसिक है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। इनसे कैसे भी प्रश्न यहाँ पर बन जाए। अब मौलिक अधिकार की आवश्यकता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, विदेशियों के कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसमें अब 2 तरीके के मौलिक अधिकार है, यानी कि भारतीयों को, केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीयों को तो सब प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त कौन कौन से, और विदेशियों नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त हैं। और उसके बाद निजता का अधिकार, तो ये आपसे 6 मार्कर में पूछ सकते हैं, 3 मार्कर में पूछ सकते हैं कि निजता का अधिकार क्या होता है। आरक्षण की वर्तमान स्थिति, ठीक है। तो आपके पास जो भी नोट्स या बुक है, तो उनमें से आपको ये जो टॉपिक यहाँ पर बता रहे हैं एक बार पढ़ लेना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है और विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या है, इन दोनों में अंतर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मूल अधिकार और विधिक अधिकार क्या होते हैं, इन दोनों में अंतर। मूल अधिकार का मूल्यांकन कीजिए और प्रतिषेध और परमादेश में अंतर। उसके बाद में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अंतर से 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे, यानी पेपर में आप देखोगे तो पूरा पॉलिटी में से अंतर में से 1 या 2 प्रश्न यहाँ तक कि या तो आपसे विधिक या सम्यक प्रक्रिया से पूछ लेगा, उसके बाद या तो फिर मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पूछ लेगा, या मूल अधिकार या विधिक अधिकार में अंतर पूछ लेगा। तो 1 या 2 क्वेश्चन आते ही अंतर से, तो अंतर आपको यहाँ पर देख लेना है अच्छे से। उसके बाद में नीति निर्देशक तत्व, इसमें इसकी आलोचना पूछी जा सकती है कि नीति निर्देशक तत्व की आलोचना क्यों की जाती है, इसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, ये आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है, ठीक है। वहाँ क्या था, अंतर था, यहाँ क्या है, संबंध, कुछ कुछ इसमें संबंध भी है। और समान नागरिक संहिता क्या है, ये 6 मार्क में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। और लागू करने में चुनौतियाँ क्यों हैं, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में लागू करने की चुनौतियाँ क्या है। अब नीति निर्देशक तत्व को भी 2 से 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो ये तीनों अलग अलग भी आपसे पूछ सकते हैं 6 मार्कर में, और 3 मार्कर में पूछ सकते हैं कि समाजवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व कौन से हैं, ठीक है। तो यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए जहाँ पर ग्राम पंचायतों की विशेषता की बात आती है, यानी ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के तहत है शायद, तो यहाँ पर गांधीवादी तत्व हो गया वो, तो इस प्रकार से है, यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो उनके यहाँ पर पूछ सकते हैं कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व में गांधीवादी तत्व कौन से हैं, इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। नीति निर्देशक तत्व में उदारवादी तत्व कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं मूल अधिकार में। मूल अधिकार में आपसे पूरा 6 मार्क में ही ये पूछा जा सकता है, केवल 6 मार्कर में। अब मौलिक अधिकार के यहाँ पर ये मूल कर्तव्य, ठीक है दोस्तों, ये मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य आपसे 6 मार्क में पूछा जा सकता है, पूरे यहाँ पर 11 मूल कर्तव्य आपको लिखने को बोला जा सकता है। उसके बाद में इसकी विशेषता, मूल कर्तव्य एवं निर्देशक तत्व की यहाँ पर तुलना भी आपसे पूछी जा सकती है, प्रभावी बनाने के उपाय और उद्देश्य, ठीक है, ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अन्य देशों से तुलना, अभी तक ये वाला जो प्रश्न है ये अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, अन्य देशों के साथ तुलना, ठीक है। तो अन्य देशों के साथ तुलना आप कैसे करोगे, अन्य देशों के साथ तुलना इसी प्रकार से करोगे कि यहाँ पर राष्ट्रपति को किस प्रकार की पावर दी जाती है, वहाँ किस प्रकार की पावर है, यानी कि देखिए तुलना भी जो होगी तो वो अन्य देशों से किस प्रकार से होगी, यानी कि अगर पूछेंगे भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव, मतलब कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस प्रणाली में क्या क्या अंतर है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछ सकते हैं। और ये 3 मार्कर में क्या पूछ सकते हैं इससे, ये वाले टॉपिक से, अन्य देशों से तुलना में, कि अमेरिका से कौन से प्रावधान लिए हैं, ब्रिटेन से कौन से लिए, आयरलैंड से कौन से लिए, अफ्रीका से कौन से लिए, और रूस से कौन से लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आ गया है। और अगर ये पूरा अन्य देशों के साथ अगर तुलना वाला अगर आया, तो ये आपको एक चार्ट है, ये चार्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा, हमारे ग्रुप में भी हम यहाँ पर शेयर कर देंगे, तो वहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। तो वो चार्ट में आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या व्यवस्था है, भारत में कैसी व्यवस्था है और विदेशों में कैसी व्यवस्था है। तो ये 15 मार्कर में आने की संभावना है, और इससे अभी तक ये प्रश्न नहीं आया है, तो ये शायद लास्ट है, तो आ भी सकता है। उसके बाद में यहाँ पर और IMP चीज़ें मैंने लिखी है, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा में अंतर और संबंध, यानी कि अंतर से 6 मार्क का आ सकता है, संबंध से 6 मार्क का आ सकता है। राज्यसभा का महत्व और औचित्य, राज्यसभा के क्या महत्व है, क्या औचित्य है, और आलोचनात्मक इसका मूल्यांकन कीजिए।
उसके बाद में क्या भारत का संसद संप्रभु है, यानी कि वो स्वयं के आधार पर निर्णय ले सकता है या फिर बंधा हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष की जो भूमिका है वो भी यहाँ पर मायने रखती है, यानी कि संसद क्या है, विपक्ष और प्लस जो सत्ता में है उनसे यहाँ पर चलता है, ठीक है। विधेयक और धन विधेयक, वित्त विधेयक, बजट, और देखिए यहाँ पर बजट और बजट के प्रकार, तो ये आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि बजट के कितने प्रकार होते हैं, बजट क्या होता है, ये 3 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं और इनका अलग अलग 6 मार्कर में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, और इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है, साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है। तो मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं, आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे ये पता नहीं, बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से हैं तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये आपको एक बार रीड कर लेना है। उसके बाद में सरकारी और गैर सरकारी विधेयक अंतर, उसके बाद में यहाँ पर निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अब दोस्तों आपको एक काम करना है जो लुसेंट में, ठीक है, तो लुसेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लुसेंट में जितने भी आपको शब्दावली दी गई है संविधान से संबंधित, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, शून्यकाल वगैरह, ये इस प्रकार के जितने भी दिए हैं तो वो आपको सबको एक बार यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में समितियों में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, कार्य मंत्रणा समिति और विशेषाधिकार समिति। और संसद में प्रतिपक्ष और विपक्ष की क्या भूमिका है, यानी संसद में प्रतिपक्ष यानी विपक्ष ये दोनों एक ही होते हैं, यानी कि विपक्ष की क्या भूमिका है, विपक्ष को होना चाहिए कि नहीं, विपक्ष का होना, मजबूत होना क्यों आवश्यक है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। अब मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, तो ये जम्मू कश्मीर पुनर्विधेयक आपको अच्छे से करना है, और धारा 370, ठीक है, धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में वर्तमान की क्या स्थिति है, इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेशों को विलय क्यों जरूरी था, अभी आप सबको पता होगा दमन और दीव, दादर और नागर हवेली को यहाँ पर विलय कर दिया है, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई, तो वो उसका विलय क्यों किया गया, यानी क्यों आवश्यकता पड़ी, है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न आ सकता है। संचित निधि, आकस्मिक निधि, प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थगन प्रस्ताव, तो इनसे आपको यहाँ पर 3 मार्क का प्रश्न इनसे आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद की तुलना कीजिए या अंतर बताइए, इस प्रकार से आ सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की तुलना, अब इनकी शक्तियों की तुलना देखिए 3-4 आधार होती हैं, इस पर की जाती है। एक तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वीटो पावर और क्षमादान की शक्ति, तो ये आपको यहाँ पर कर लेना है। और आप चाहो तो राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कर सकते हो, ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। उसके बाद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की तुलना, यानी कि उपराष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा और फटाफट बताते हैं आपको। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, प्रधानमंत्री के शक्ति होने के क्या कारण है, क्यों प्रधानमंत्री यहाँ पर शक्तिशाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, जो पूरा कार्यपालिका का यदि प्रधान हम कहा जाए तो वो क्या कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी कि सारे महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है, प्रधानमंत्री ही लेता है। क्या भारत प्रधानमंत्री व्यवस्था की ओर जा रहा है, इस ये क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है, ठीक है। उसके बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय के बारे में 3 मार्कर में आ सकता है, केंद्रीय सचिवालय के बारे में भी 3 मार्कर में आ सकता है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता में अंतर आ सकता है, ये आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि राज्यपाल का निर्वाचन क्यों, यानी कि राज्यपाल का जो निर्वाचन है वो क्यों नहीं होता है, ठीक है, क्यों नहीं होता है, यानी कि इसे राष्ट्रपति ही क्यों नियुक्ति करता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं तो आप क्या करोगे, संविधान का जो पॉलिटी का जो पूरा बेसिक पढ़ोगे ना, तो इनके आंसर आप खुद से भी यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि ये वहाँ पर क्या है, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं थोड़े से, तो लॉजिकल क्वेश्चन भी आप 2018 और 17 का पेपर देखोगे तो पॉलिटी से बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है। अभी जो सीधे सीधे जो प्रश्न आते थे, जैसे कि राज्यसभा के कार्य लिखिए, लोकसभा के कार्य लिखिए, राष्ट्रपति की शक्तियाँ लिखिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अब थोड़े से कम आ रहे हैं, पैटर्न अब बदलते जा रहा है, यानी कि आपको पूरा बेसिक अच्छे से पता है तो आप लॉजिकल क्वेश्चन आराम से वहाँ पर सोल्व कर लोगे। उसके बाद में मंत्रियों के उत्तरदायित्व, सामूहिक, व्यक्तिगत और विधिक, तो 3 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं, तो ये अलग अलग भी आपसे पूछ सकते हैं, और 6 मार्कर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में भारतीय न्यायिक व्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा, ये बताइए। उसके बाद में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या है, कॉलेजियम प्रणाली क्या है, इन दोनों में अंतर भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है, कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर जो ये न्यायिक प्रक्रिया है ये चलती है, यानी कि उनके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव तो नहीं होता, उन्हें मतलब यहाँ पर नियुक्ति किया जाता है अन्य निर्वाचन आयुक्त को। उसके बाद में एससी और एससी के क्षेत्राधिकार, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के यहाँ पर क्षेत्राधिकार आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखिए दोस्तों इनके 3 मार्कर और 6 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे लोक अदालत, ग्राम न्यायालय, पारिवारिक अदालत क्या होता है, त्वरित न्यायालय, यानी त्वरित न्यायालय को क्या कहते हैं, फास्ट
न्यायालय को क्या कहते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ठीक है, कुटुम्ब न्यायालय, पंचायत अदालत और मोबाइल अदालत, तो इस प्रकार के यहाँ पर आ सकती है। ई पंचायत भी यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में न्यायपालिका की अवमानना क्यों और इसके क्या प्रकार है, तो 2 प्रकार हैं इसके, सिविल और दंडिक। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो इस पे भी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर भले ही ज़्यादा लग रहे होंगे, बाकी ये इतना आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, यानी कि ये पूरे हेड लिस्ट में रहते हैं, हर बार इनसे यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो आप फटाफट फटाफट इन्हें 1 से 2 घंटे में यहाँ पर रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखें यहाँ संविधान के एकात्मक और संघात्मक लक्षण, संघवाद, संघवाद 3 मार्कर में आ सकता है, सहकारी संघवाद भी यहाँ पर 3 मार्कर में आ सकता है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध, उनके प्रशासनिक क्या संबंध है, अब मैंने यहाँ पर और नोट करके लिखा है, आपको यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा होगा, बाकी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो आप सुन सकते हो। जीएसटी, जीएसटी क्या है, जीएसटी में शामिल कर क्या है और जीएसटी परिषद क्या है, तो ये 3 मार्कर में आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। और नीति आयोग क्या है, नीति आयोग के कार्य, उद्देश्य और रिपोर्ट, यानी कि नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट यहाँ पर जारी करता है। उसके बाद में यहाँ पर राज्यों के मध्य विवाद, यानी कि देखिए राज्यों के मध्य सीमा संबंधी विवाद होता है और एक पानी से संबंधित है। सीमा संबंधी कहाँ है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर हरियाणा और पंजाब, उसके बाद में आप देखोगे महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में है सीमा का विवाद। और उसके बाद में यहाँ पर गोदावरी और कावेरी, ये विवाद कहाँ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर ये विवाद चलते हैं। और भी कई जगह यहाँ पर नदियों से संबंधित विवाद भी चलते हैं, तो इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यों की स्वायत्तता के पक्ष और विपक्ष में तर्क दे दीजिए कि जो राज्यों की स्वायत्तता है, यानी कि वो स्वयं के आधार पर विधानमंडल में मतलब निर्णय ले सकते हैं या फिर केंद्र का उस पर दबाव रहता है, तो यहाँ पर क्या पक्ष है क्या विपक्ष है, इसमें आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है। सरकारीय आयोग क्या है, पूंछी आयोग क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद क्या है और क्षेत्रीय परिषद क्या है, तो इनके आपको यहाँ पर 3 मार्कर तैयार करने हैं सभी के, ठीक है, यानी कि एक बार आपको ये पढ़ लेना है। उसके बाद में देखिए इसकी जो पीडीएफ है ये हम आपको ग्रुप में पहुंचा देंगे, वहाँ पर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हो। और बाकी आपने भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के रखी होगी और बाकी आपका आधा से ज़्यादा यहाँ पर रिवीजन हो गया होगा, बस ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन की तुलना कीजिए, क्या अंतर है, 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। वित्तीय आपात और उसके प्रभाव यहाँ पर लिखिए, तो ये वित्तीय आपात भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि वित्तीय आपात अभी तक नहीं पूछा गया। 73 और 74वें संविधान संशोधन की क्या विशेषता है, क्योंकि 73वें और 74वें जो संविधान संशोधन है वो हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन, क्योंकि पंचायतों का यहाँ पर गठन किया गया था, तो ये इससे यहाँ पर प्रश्न आने की संभावना है। पंचायतों की समस्या क्या है, उसे दूर करने के क्या उपाय है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम क्या है, 2013 में आया है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, ठीक है दोस्तों। अब इसकी क्या कमियां है, क्या समस्या है, उद्देश्य क्या है और ये आवश्यकता क्या है, कार्य और अधिकार क्या है ना। और पहले देश के पहले लोकपाल कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद में यहाँ पर जनहित याचिका, इसका उद्देश्य, विशेषता, प्रभाव, दुरुपयोग और रोकने के प्रयास, यानी कि जो इसका जो दुरुपयोग हो रहा है तो इसे रोकने के क्या उपाय है, जनहित याचिका आपने पढ़ा ही होगा। और न्यायिक सक्रियता, न्यायिक निष्क्रियता में अंतर और न्यायिक पुनर्लोकन के यहाँ पर समीक्षा कीजिए, तो इससे भी यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी इसे क्या है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, तो इसके यहाँ पर आने के ज़्यादा चांसेस है। संरचना, कार्य और रिपोर्ट, ये कौन कौन सी रिपोर्ट यहाँ पर जारी करता है या फिर रिपोर्ट किसे देता है। सुशासन क्या है, इसकी विशेषता क्या है और इस सुशासन में क्या बाधाएं आ रही है। सुशासन में यानी कि हमारा जो देश का शासन चल रहा है तो उसके सुशासन में यानी सुचारू रूप से चलने में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही है, तो इससे यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर पारदर्शिता, जवाबदेहिता, विशेषता और संबंधित मुद्दे, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद में मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010, ठीक है, तो इससे यहाँ पर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अभी पूछा जा सकता है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, लोकतंत्रात्मक शासन क्या है, विशेषता, गुण, दोष, महत्व और मूल्यांकन और इसकी चुनौतियाँ यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है। राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिका पूछी जा सकती है। चुनाव व्यवस्था की विशेषता क्या है, कमियाँ क्या है, प्रकार क्या है और चुनाव सुधार की कौन कौन सी समितियाँ यहाँ पर बनाई गई है, तो ये जो समितियाँ हैं वो समितियाँ आपसे 3 मार्कर में भी पूछी जा सकती है। और डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकते हैं कि चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ कौन कौन सी है, समझाइए या फिर बताइए। उसके बाद में एक साथ चुनाव यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये अभी यहाँ पर जो केंद्र सरकार में है ये विधेयक यहाँ पर लाया गया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों है और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है, ठीक है। यानी कि जितने भी हमारे यहाँ के जो विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, ये सारे एक साथ कराने के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है, तो ये करंट की चीज़ें हैं। और एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में क्या अंतर है, और ईवीएम के बारे में आपको पढ़ लेना है। ईवीएम में जो धांधलियाँ होती है तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में चुनाव में मीडिया की क्या भूमिका है, ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर कंफर्म हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर बता देते हैं जितने भी आपके जो संगठन दिए यानी कि जो सीबीओस, एनजीओस और एसएचजीएस, ठीक है, तो ये जो जितने भी संगठन दिए हैं, जैसे स्व सहायता समूह हो गया और ये
एनजीओस हो गए हैं, गैर सरकारी संगठन और सरकारी संगठन, ठीक है। तो इनमें आपको क्या तैयार करना है, ये सारे संगठन में आपको ये क्या है, यानी कि इस संगठन की आवश्यकता क्यों है, इनका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य लिखना भूल गए, उद्देश्य और इनको गठित करने के कारण, ठीक है। गठित करने के कारण में ही उद्देश्य यहाँ पर आ जाते हैं, आवश्यकता क्यों है और इनके कार्य क्या है, सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में राजनीतिक दल क्या होते हैं और दबाव समूह में क्या अंतर होता है, राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है। अब दोस्तों मीडिया की बात करते हैं, तो आप हमारे जो सिलेबस है उसमें 3 प्रकार के यहाँ पर मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सामाजिक। तो इनमें आपको क्या तैयार करना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, सामाजिक मीडिया क्या है, इनकी समस्या क्या है, समाधान क्या है और इनकी क्या भूमिका है, सिर्फ इतना ही आपको तैयार करना है। और ये अलग अलग 3 मार्कर में भी पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, मीडिया भी अलग से पूछी जा सकती है कि मीडिया क्या है, प्रिंट क्या है और सामाजिक मीडिया क्या है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 11 एक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, तो 11 एक्ट में आपको क्या करना है, धाराएं याद नहीं करना है, ठीक है। धाराएं याद नहीं करना, उनमें क्या करना है, ये क्या है, यानी कि जो भी एक्ट है वो क्या है और वो कब स्टेब्लिश हुआ, यानी कब आया, उसके बाद में उसकी विशेषता और प्रावधान, ठीक है। तो विशेषता नहीं भी करोगे, उनके प्रावधान, सिर्फ वो क्या है, कब आया और प्रावधान, ये सारे 11 एक्ट में आपको तैयार कर लेना है, यानी कि एक एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं पेपर 2 के पार्ट बी पर। तो ये हमारा शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित पेपर है। अब देखिए स्वास्थ्य में आपको क्या पढ़ना है, देखिए अभी कोरोना से संक्रमण के प्रभाव और रोकने हेतु क्या क्या प्रयास यहाँ पर किए गए हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं, भारतीय स्तर पर क्या किए गए हैं और मध्य प्रदेश स्तर पर इसे रोकने के क्या प्रयास किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और जो कोरोना से संबंधित जो अभी जो नई नई शब्दावली आई है, जैसे पीपीई किट आई है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, इसके प्रयोग पूछ सकते हैं कि किसी प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कोरोना संबंधित आपके पास जो भी मटेरियल होगा उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। निरोधात्मक उपचारात्मक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, और ये दोनों अलग अलग 3 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं और 6 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अभी हमारा नया सिलेबस आप देखोगे 2020 का प्रीलिम्स का, तो उसमें भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, शहरी स्वास्थ्य मिशन जो कि 2013 में आया था, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया था, 2005 में आया था। तो इनके प्रावधान आपसे पूछ सकते हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन ये 2014 में आया था, और ये देखिए यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना ये 2018 में आई थी। और भी अन्य कोई योजना है तो वो भी आपको तैयार करना है, ये मैंने यहाँ पर आईएमपी लिख दी है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में महिला स्वास्थ्य की क्या समस्या है, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा कहाँ पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा महिला और बच्चों, यानी महिलाओं से बच्चों से संबंधित यदि कोई कार्यक्रम है, कोई सी योजनाएं हैं, तो उन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर उन पर विशेष फोकस किया जाता है। उसके बाद में महिला स्वास्थ्य के कार्यक्रम क्या है, अब केंद्र स्तर पर कौन से हैं, राज्य स्तर पर कौन से हैं। दोस्तों अगर इस टॉपिक के मटेरियल आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप उन्हें वहाँ पर पढ़ लीजिएगा हमने, क्योंकि वहाँ पर सिनॉप्सिस वहाँ पर भेजे हैं। उसके बाद में मिशन इंद्रधनुष ये 2014 में आया था। उसके बाद में इसके तहत कितने टीके लगाए जाते हैं वर्तमान में, प्रतिरक्षण क्या है और इसके प्रकार क्या है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षक क्या है। तो ये अलग अलग भी आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 3 मार्कर में। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ 3 मार्कर लिख दिए हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है या फिर पढ़ लेना है एक बार। और जितने और भी अन्य 3 मार्कर आपको दिखे तो वो भी आपको कर लेना है। कोरोना से संबंधित भी बहुत सारे 3 मार्कर यहाँ पर आने की संभावना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ग्राम आरोग्य केंद्र क्या है, पारिवारिक स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य क्या है, संक्रमण क्या है, असंक्रामक रोग क्या है, टीकाकरण क्या है, परिवार नियोजन क्या है, आशा कार्यकर्ता क्या है और इनकी क्या भूमिका है। तो ये यहाँ पर पूछ सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र क्या है, जवाली योजना क्या है, उज्ज्वला योजना क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा क्या है और सहयोगी चिकित्सा क्या है। सहयोगी चिकित्सा से यहाँ पर प्रश्न अभी आ चुका है, ठीक है। तो रिपीट यहाँ पर बहुत ही कम मायने में रिपीट होता है, या तो वो प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है, तो वर्तमान स्थिति। अब दोस्तों ये क्या है, अब देखिए यहाँ स्वास्थ्य जैसे कि पॉलिटी में तो आपको यहाँ पर आंकड़े नहीं देना, बाकी ये स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित ये जो योजनाएं वगैरह होती है, तो यहाँ पर कभी कभी आपको क्या है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट्स के यहाँ पर कुछ दिए देने होते हैं, जैसे कि कुछ आंकड़े बताने होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको जैसे कि कुछ भी नीति आयोग की कुछ रिपोर्ट आई हो, कुछ आंकड़े आए हैं, तो वो आपको उसके आधार पर बता सकते हो। आईएमएफ की कुछ रिपोर्ट आई हो, विश्व बैंक की कुछ रिपोर्ट आई हो, उसके बाद में विश्व स्वास्थ्य संगठन की कोई रिपोर्ट आई हो कुपोषण से संबंधित या फिर महिला स्वास्थ्य से संबंधित या किसी भी चीज़ से स्वास्थ्य या शिक्षा से संबंधित, तो वो अगर आप आंकड़े का प्रयोग वहाँ पर करते हो तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा रहता है, यानी कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब दोस्तों कुपोषण में तो वही तैयार करना है जो सिलेबस में दिया है। सिलेबस में दिया है कारण प्रभाव स्थिति पूरक पोषण हेतु स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन कौन से हैं, ये आपको देख लेना है एक बार। और भारत में महिला कुपोषण के कारण क्या है, प्रभाव क्या है, उपाय क्या है, ठीक है। और रोग निदान की कुछ कुछ टेक्निक है, जैसे कि एक्सरे क्या है, सीटी स्कैन क्या है, पीपी किट जो कि अभी पीपी किट है इसका फुल फॉर्म क्या है, ईईजी क्या है और एलिसा परीक्षण क्या है, किस में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित यहाँ पर क्लोनिंग के बारे में पूछ सकते हैं और स्टेम सेल प्रौद्योगिकी के बारे में यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके बाद में जैव तकनीकी के क्या अनुप्रयोग है, यानी कि जैव तकनीकी के अभी वर्तमान में क्या अनुप्रयोग है, ये आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम क्या है? मधुमेह, कैंसर, ट्रकोमा और प्रोटोजोआ जनित रोग और हृदय रोग। तो इस प्रकार के जितने भी रोग हैं तो इनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों ये जन्म मृत्यु समांक है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पर आपको केवल 3 मार्कर प्रश्न आएंगे, यानी कि ये छोटे छोटे जो प्रश्न है जैसे कि शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म दर और यहाँ पर लिंगानुपात, जीवन प्रत्याशा, तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो मानव ह्यूमन रिपोर्ट है ना, जो क्या बोले तो मानव सूचकांक की एक रिपोर्ट आती है, तो वो भी आपको यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब इसमें क्या करना है, इसका गठन कब हुआ, संरचना क्या हुआ, उद्देश्य, कार्य और इसके तहत कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर चलाए जाते हैं। तो ये जो सिलेबस में दिया है सेम टू सेम यही एक बार आपको पढ़ना है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन से यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन का अंदाजा लगाना चाहिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पूछ सकते हैं। अब दोस्तों शिक्षण प्रणाली में सबसे पहला तो आपका यह काम होना चाहिए कि जो नवीन शिक्षा नीति आई है 2020, तो उसके क्या क्या प्रावधान है, और इससे पहले भी 2 शिक्षा नीति आ चुकी है, तो उनसे तुलना के बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यानी कि जो पहली या दूसरी शिक्षा नीति आई थी उनमें क्या कमियां थी कि नवीन शिक्षा नीति को यहाँ पर लाना पड़ा, या फिर नवीन शिक्षा नीति को लाने के क्या कारण है, यानी कि इसे क्यों लाना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये तीसरी शिक्षा नीति है। उसके बाद में बुनियादी शिक्षा क्या है, इसकी विशेषता क्या है, बुनियादी शिक्षा क्या होती है। उसके बाद में यहाँ पर भारत में प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान स्थिति क्या है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में यहाँ पर पूछ सकते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही मध्याह्न भोजन कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाता है। उसके बाद में इसका उद्देश्य और कार्यक्रम। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये 2009 में आया था, ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके प्रावधान क्या है, सार्वभौमिक शिक्षा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और प्रयास, समस्या और सुझाव। देखिए अब इन सब में यही तैयार करना है आपको, जैसे कि उच्च शिक्षा क्या है, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, बालिका शिक्षा, वंचित वर्ग के लिए और अल्पसंख्यक में, इनमें सभी में यही तैयार करना है, आवश्यकता, प्रयास, समस्या और सुझाव। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम यहाँ पर मानव संसाधन। मानव संसाधन में मानव संसाधन का सबसे पहले ये क्या है, मानव संसाधन क्या है, दक्ष मानव संसाधन क्या है, कुशल मानव संसाधन क्या है, तो ये आपको तैयार करना है। और जितनी भी इसमें संस्थाएं है जैसे एनसीईआरटी, यूजीसी, तो इस प्रकार के अन्य भी संस्था वहाँ पर है, तो वो सभी संस्था में दोस्तों आपको क्या तैयार करना है, वो सभी संस्था में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। उनमें गठन, उद्देश्य, उनकी विशेषता और कार्य, सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको। गठन, उद्देश्य, विशेषता और कार्य, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। जितने भी एनसीईआरटी क्या है, इसका गठन कब हुआ, उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है और इसका कार्य क्या है। यूजीसी कब गठित हुआ है और इसका उद्देश्य क्या है, विशेषता क्या है, कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, और देखिए अभी यहाँ पर एक और चीज़ नई आई है, अभी करंट का टॉपिक था एनआरसी। ठीक है, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो ये आई है दोस्तों, और इसके तहत ये सीईटी के तहत यहाँ पर परीक्षा लेगी एनआरसी। ठीक है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के यहाँ पर है, तो ये करंट का टॉपिक है, तो इससे प्रश्न आने की संभावना है। कल्याणकारी कार्यक्रम की बात करते हैं तो इसमें 3 मार्कर। अब देखिए कल्याणकारी कार्यक्रम में आपको दिए होंगे वहाँ पर वृद्धजन, निःशक्तजन, बाल श्रम, वंचित वर्ग, उसके बाद में महिला और बच्चों से संबंधित कार्यक्रम। तो ये जितने भी आपको ये ऊपर वाले दिख रहे हैं, वंचित वर्ग, बाल श्रम, निःशक्तजन, वृद्धजन, तो इनके सभी के 3 मार्कर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसमें और ये सभी में क्या तैयार करना है दोस्तों, सभी में कुछ तैयार नहीं करना है। देखिए इनकी क्या समस्या है और इनके समस्या को सुलझाने के लिए कौन से प्रयास किए गए हैं, इनके लिए कौन सी योजनाएं चल रही है ना, योजना और कार्यक्रम, सिर्फ इतना सा आपको यहाँ पर देखना है। और देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि अगर इनसे संबंधित आपके पास डाटा नहीं है, हमारे टेलीग्राम चैनल में आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको इससे संबंधित वहाँ पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे कौन से, पारिवारिक, वैवाहिक और स्वास्थ्य और शैक्षणिक, तो इनमें आपको यहाँ पर बांट के लिखना है महिलाओं से संबंधित मुद्दे। उसके बाद में इनके लिए क्या प्रयास किए गए हैं और प्रावधान क्या है, योजना कौन कौन सी है। अब दोस्तों यहाँ पर लोक सेवाएं में आ जाते हैं। लोक सेवाएं में आपको इतना ही तैयार करना है कि लोक सेवाएं क्या होती है, इसका महत्व क्या है, योगदान क्या है, कार्य क्या है और इसके आवश्यक तत्व क्या है। उसके बाद में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती है, 3 होती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, इसकी आलोचना क्यों की जाती है, कमियां क्यों है, विशेषता और नियंत्रण, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर राज्य सिविल सेवा क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी आलोचना क्यों की जाती है। लोक सेवक कौन होते हैं, इसकी विशेषता क्या है, भूमिका क्या है। प्रशासकों की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है, चुनौतियां का अवलोकन कीजिए। प्रशिक्षण प्रणाली की कमियां यहाँ पर लिखिए। प्रशिक्षण प्रणाली यानी अब यहाँ पर आपको 2 तरीके से पढ़ना है। एक तो भारत में प्रशिक्षण प्रणाली कौन सी है, मसूरी में है। ठीक है, तो और उसके बाद में यहाँ पर नरोन्हा प्रशिक्षण अकेडमी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, यानी कि भारतीय स्तर पर और राज्य स्तर पर यह आपको यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थाओं का अवलोकन करना है। अब दोस्तों ये हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं
अब दोस्तों यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में आपको देखिए बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इनमें क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ, IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, सार्क, ब्रिक्स और WHO। तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बाकी इनमें आपको तैयार कर लेना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे कौन कौन से, जैसे कि इनका गठन कब हुआ, मुख्यालय का है, सदस्य देश कितने हैं, भारत कब सदस्य बना, ये इनमें से किसी का सदस्य भारत बना है, किसी का नहीं बना है। ठीक है, तो वो भारत कब सदस्य बना, उसके कार्य क्या है। तो 4 से 5 आपको पॉइंट फॉर्मेट में कार्य लिख लेना है और भारत के संबंध में इनकी क्या भूमिका है, यानी कि फिर भारत की इसमें क्या भूमिका है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कल के पेपर में। और बाकी इसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप इन्हें देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी कल का जो पेपर होगा तो उसका भी हम यहाँ पर एनालिसिस कर देंगे।